हे हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आज हर्ड मेनिया शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हर्ड मेनिया में आज हम क्या पढ़ेंगे, आज दो पार्ट में आ रहा है लेक्चर। पार्ट वन में मैं आपको इसके जनरल फीचर बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको जनरल कैरेक्टर समझ में नहीं आएंगे तब तक आप अच्छे से क्लियर नहीं कर पाओगे, ठीक है। वैसे तो मैंने पिछले ओरिजिन ऑफ कोडेड में आपको बताया, बट अभी क्या है, एफिनिटीज़ आएंगे डिफरेंट डिफरेंट उसके साथ, ठीक है। तो अच्छा ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना। तो बाकी सब चीज़ें इसमें हैं ही आपको। तो हमने आंसर राइटिंग प्रोग्राम शुरू कर दिया, ठीक है। तो जिन बच्चों को जुड़ना है तो आंसर राइटिंग और गाइडेंस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। उसकी डिटेल मैं आपको लिंक में दे दूंगा। वीडियो है, वीडियो लेक्चर देख लो। आपको जैसे मैंने उसमें डिटेल मांगी है वैसे आप डिटेल भेज सकते हो। और काफ़ी सारे बच्चों ने ज्वाइन कर लिया, तो वो अपने आप इंप्रूवमेंट देखेंगे, महीने भर के अंदर उनको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या क्या सिखाया जा रहा है, यहाँ पे आपको ये सिखाया जा रहा है कि आंसर लिखना कैसे है, क्या क्या चीज़ें लिखनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं लिखनी है, ठीक है। तो मैं प्रॉपर इवेलुएट करके आपको आंसर शीट में आपको मेंशन करके दे रहा हूँ कि कहाँ पे कितना लिखना है, क्या नहीं लिखना है, ठीक है। तो आंसर राइटिंग और गाइडेंस प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, पहले ही लिंक है, उसको ओपन करके आप देख लो वीडियो, और कैसे ज्वाइन करना वो देख लो, ठीक है। और कुछ सवाल जवाब है, किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप, ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, चैनल का लिंक है, तो यहाँ पे जाके मेरी जो प्रोफाइल आइकन है उस पर ओपन क्लिक करना, वो ओपन होगी। डायरेक्ट पर्सनल मैसेज कर सकते हो। ग्रुप में मैसेज में ज़्यादातर मतलब देख लेता हूँ, वैसे मतलब रेगुलरली नहीं, बट पर्सनल मैसेज करोगे तो मैं देख ही लूँगा, ठीक है। या इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे फॉलो कर लो, ठीक है। और ये मेल आईडी है, मेल कर सकते हो। तो जैसे भी आप कनेक्ट करना चाहते हो, जो डाउट है आपके वो पूछ सकते हो मुझसे, कमेंट कर सकते हो, जैसे भी आपको जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हो कर सकते हो, ठीक है। और अगर लेक्चर्स के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, ठीक है, तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो स्कैन करके भी, और आप यूपीआई आईडी पे, ठीक है। तो जो कंट्रीब्यूट कर सकता है, जिसको लग रहा है कि हाँ कंटेंट पसंद आ रहा है, तो अगर वो कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता है अपनी साइड से, तो ये इन दो मीडियम से वो कंट्रीब्यूट कर सकता है, ठीक है। चलो तो फिर आज का लेक्चर अपना शुरू करते हैं, और कॉपी पेन लेके बैठो, बढ़िया से शुरू करते हैं। तो हेडिंग देंगे हर्ड मेनिया, हर्ड मेनिया, ठीक है। तो हर्ड मेनिया जो है आज हम इसको पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या, अच्छा इसके दो नाम और होते हैं। एक आपको सी स्क्विड के नाम से भी जाने जाते हैं, सी स्क्विड। सी स्क्विड मतलब एक तरह से बोल दो फव्वारा, ठीक है। तो जैसे इसकी बॉडी में अभी आपको दिखाऊंगा, तो इसकी बॉडी में दो होल होते हैं, ठीक है। एक आपका एक इस साइड होता है और दूसरा होल इस साइड होता है। तो एक साइड से पानी जाता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ब्रेंकियल अपर्चर, माउथ मतलब, और दूसरी साइड से पानी निकलता है तो उसको हम बोलते हैं एट्रियल अपर्चर, ठीक है, या क्लोएगा। तो यहाँ से जब पानी निकलता है तो बहुत ही मतलब स्पीड के साथ निकलता है, ठीक है, तो ऐसे लगता है, तो इसलिए हम इसको सी स्क्विड बोलते हैं। एक इसका सी ट्यूलिप भी नाम है, सी ट्यूलिप, ठीक है। तो जो ट्यूलिप होता है वो समुद्र में दिखता है, तो इसलिए हम इसको सी ट्यूलिप बोलते हैं, ठीक है। ट्यूलिप तो देखा है ना, ट्यूलिप कैसा होता है, ठीक है। तो हर्ड मेनिया की अगर हम बात करें तो हर्ड मेनिया में हम क्या क्या पढ़ने जाएं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसमें हम कितना पढ़ेंगे। तो इसमें मैं आज सबसे पहले आपको बताऊंगा इसके जनरल फीचर्स। जनरल फीचर्स का क्या मतलब है? जनरल फीचर्स का मतलब है भाई कि इसमें जितने भी है, जैसे इसका हैबिटाट है, ठीक है, इसके जितने भी सिस्टम्स हैं, तो मैं सिस्टम क्या कर रहा हूँ कि सिस्टम जो है जितने भी है इसके, उनको डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। डिटेल में पढ़ाऊंगा तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए उसके बेस पे अगर मैं देखूँ तो इसकी इंडिविजुअल सिस्टम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सिस्टम में जितने भी होंगे, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो ये सब मैं दो दो लाइन में आपको डायग्राम दिखा समझा दूंगा आपको, और आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ समझ में नहीं आएगा, समझा दूंगा पूरा, बट डिटेल में नहीं कराऊंगा, ठीक है। कैसे फंक्शन करते हैं वो नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं। देन तो आज के लेक्चर में मैं आपको जनरल फीचर्स के साथ साथ जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी बता दूंगा, इसकी बॉडी कैसी है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो सब। फिर एक लेक्चर हम पढ़ेंगे रिट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट का, रिट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट इन हर्ड मेनिया, ठीक है, कि जो इसकी लार्वल स्टेज है, इसकी लार्वल स्टेज से जब ये अडल्ट बनता है तो कैसे उसमें रिट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ भी है, ठीक है। तो इसको हमें ध्यान में रखना है इसको। तो हर्ड मेनिया में सिर्फ दो ही लेक्चर आएंगे, एक जनरल फीचर्स जो आज का लेक्चर है, और फिर अगला रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रेंकियोस्टोमा पे देंगे। तो बात करें सबसे पहले इसकी सिस्टमेटिक्स की। तो सिस्टमेटिक्स अगर हम देखें इसका कि इसको हमने कैसे कैसे प्लेस किया, तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सिस्टमेटिक पोजीशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इधर लिखता हूँ मैं सिस्टमेटिक। फाइलम की अगर मैं बात करूँ तो फाइलम आपको पता ही है, बताओ भाई फाइलम, फटाफट बता दो आप। कोर डेटा हमारा शुरू हुआ तो फाइलम तो कोर डेटा हुआ, ठीक है। ग्रुप जो था इसका, सिस्टमेटिक में ग्रुप नहीं लिखते, बट मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, ग्रुप मत लिखना। तो ग्रुप जो था इसका प्रोटोकोर डेटा था, ठीक है। सब फाइलम की अगर हम बात करें तो यूरोकोर डेटा है। ये लास्ट क्लास में मैं बता चुका हूँ आपको, सारी चीज़ें बता चुका हूँ, ठीक है। अब उसके बाद वाली नहीं बताई थी। अब इसकी जो क्लास है, ठीक है, इसकी जो क्लास है उसको बोलते हैं SCDAC। क्या बोलते हैं? SCDAC, ठीक है। एसिडियंस भी बोलते हैं ना इनको, तो SCDAC क्लास। देन फैमिली की अगर मैं बात करूँ, फैमिली की अगर मैं बात करूँ तो फैमिली इसकी पायूरेडी, ठीक है। जीनस की अगर हम बात करूँ, अच्छा यहाँ पे ऑर्डर आई है,
यहाँ पे ऑर्डर रह गया। ऑर्डर की अगर मैं बात करूँ तो ऑर्डर है इसका स्टोलिडोब्रैकिया, स्टोलिडोब्रैकिया, ठीक है। जीनस की अगर मैं बात करूँ तो जीनस तो यही है, हर्डमेनिया ही है, हर्डमेनिया। और अगर स्पीशीज़ की बात करूँ तो 4-5 स्पीशीज़ है इसकी, बट हम जो पढ़ रहे हैं वो है आपका पैलिडा। क्या है आपका? पैलिडा, ठीक है। सो दिस इज़ द सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ ये हर्डमेनिया। अब अगर मैं बात करूं कि इसकी थोड़ा सा हैबिटाट की मैं बात कर लेता हूं, ठीक है। हैबिटाट मतलब ये कहाँ पे कैसे पाया जाता है, तो मेनली ये मराइन ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ऐसे तो सब जगह पाया जाएगा, कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर में, कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर, और एक्सक्लूसिवली मराइन। देखो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बस साथ साथ लिख रहा हूँ, जहाँ पे समझाने का आएगा वहाँ पे समझा दूंगा। सो कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर या डिस्ट्रीब्यूशन, कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्सक्लूसिवली मराइन है, और कैसे रहता है? सॉलिटरी, अकेला, और सीडेंट्री होता है, जो किसी रॉक सरफेस से किसी से टच रह के रहेगा। अडल्ट की बात कर रहा हूँ, लार्वा तो फ्री स्विमिंग होता है, बट हम अडल्ट पढ़ रहे हैं तो अडल्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सॉलिटरी एंड सीडेंट्री, ये ग्रेगेरियस भी होता है, बट जनरली देखा गया कि सॉलिटरी होता है, सॉलिटरी एंड सीडेंट्री, ठीक है। तो सीडेंट्री कैसे? किसी रॉक स्ट्रक्चर से या किसी भी रॉकी चीज़ से ये अपने आप को चिपका लेता है, ओके। और फीडिंग की अगर मैं बात करूँ इसकी फीडिंग की, तो फीडी है आपका सिलियरी फीडर है, ठीक है। इसमें सिलिया प्रेजेंट होते हैं जो उसकी फीडिंग में हेल्प करते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सिलियरी फीडर, ठीक है। और खाता किसको है? ये खाता किसको है? फीडिंग में जो इसका फूड है, तो फूड है जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे आपका डायटम्स हो गए, ठीक है, प्रोटोजोन्स हो गए, ठीक है, और छोटे छोटे प्लांट हो गए, तो वो सब चीज़ें जो है वो इसका फूड है, ठीक है। छोटे छोटे सिलेंट्रेटा हो गए, तो उन सबको खाता है, ठीक है। सो दैट इज़ सिलियरी फीडर। अब अगर मैं इसकी बॉडी की बात करूं तो आप अगर हर्डमेनिया के एक डायग्राम देखो, तो हर्डमेनिया की डायग्राम आप देखोगे तो इसमें कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि एक बॉडी का पार्ट ऐसे होगा और दूसरा बॉडी का पार्ट कुछ ऐसे करके होगा आपका, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला बॉडी पार्ट है इसको हम बोलते हैं, मतलब इसकी बॉडी को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। एक को बोलते हैं बॉडी प्रॉपर, क्या बोलते हैं? बॉडी प्रॉपर, और दूसरे को बोलते हैं आपका फुट, ठीक है। तो ये आपका हो गया इसका फुट, और ये आपका इसका होगा बॉडी प्रॉपर। बॉडी प्रॉपर क्या होता है? जो इसकी मेन बॉडी है वो इसी पार्ट में, एक मिनट में, हाँ, तो ये जो इसका ये वाला स्ट्रक्चर है इसी में इसकी बॉडी प्रेजेंट होती है। जैसे यहाँ से अगर मैं दिखाऊँ आपको, चलो मैं थोड़ा सा एक डायग्राम में आपको यहाँ पे बना देता हूँ अभी, और एक मैं भी आपको डिजिटल भी दिखा दूँगा। तो कुछ ऐसा इसका देखने में है, और यहाँ पे इसके ऐसे 4 लोब होती हैं, ऐसे मतलब माउथ लिप की तरह बोल सकते हो। वहाँ से पानी एंटर करता है, ठीक है, यहाँ से पानी एंटर करता है, और ऐसे यहाँ पे इसकी बॉडी होती है ऐसे करके, और ऐसे करके इसकी थोड़ी सी बॉडी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपके 4 लोब होती हैं जिसके थ्रू पानी कनेक्ट होता है, तो यहाँ से आउट हो जाता है। तो इस वाली साइड को बोलते हैं एट्रियल अपर्चर, क्या बोलते हैं? एट्रियल अपर्चर, और यहाँ पर ये सिफोन बनाता है, मतलब थोड़ा सा पानी इकट्ठा होने की जो जगह होती है उसको बोलते हैं एट्रियल सिफोन, एट्रियल सिफोन। वैसे ही इसको हम बोलते हैं इस वाले को जिससे पानी एंटर करता है उसको बोलते हैं ब्रैंकियल अपर्चर, ठीक है। माउथ भी लिख लो साथ में, इजी रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो पानी जो सिफोन बनाता है उसको बोलते हैं ब्रैंकियल सिफोन, ब्रैंकियल सिफोन, ठीक है भाई। तो ये मेन देखो इसकी जो बॉडी है वो यही है, बस ये इसकी बॉडी है। जितने भी इसके बॉडी में पार्ट्स हैं ना, जो भी, वो सब इसी पार्ट में प्रेजेंट है। ये उसके ऊपर एक कवरिंग है, इसको कवरिंग को हम बोलते हैं टेस्ट, क्या बोलते हैं? टेस्ट। सो व्हाट इज टेस्ट? टेस्ट है कि जो बॉडी को कवर करके रखती है उसको हम टेस्ट बोलते हैं, ठीक है भाई। तो टेस्ट इज द कवरिंग ऑफ द बॉडी, ठीक है। इसको ये बनी हुई होती है बेसिकली ट्यूनिसिन से, इसलिए हमें ट्यूनिक भी बोलते हैं। तो हर्डमेनिया को हम ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो यहाँ पे बॉडी मेन ये प्रेजेंट है, तो आप बोलोगे सर ये नीचे वाला क्या है? तो ये फुट है। तो ये टेस्ट जो है वो ऊपर अपर बॉडी तो कवर कर ही रही है इसकी, और नीचे से पूरा का पूरा ये टेस्ट जो है उसी का बना होता है। इसमें आपके छोटे छोटे ऐसे फॉरेन पार्टिकल फंसे हुए रहेंगे, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे फॉरेन पार्टिकल रहेंगे, और ये बहुत गंदा सा होता है दिखने में, ये बहुत गंदा सा होता है, ठीक है। तो ये आपके फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स, ठीक है। सो दिस अपर पार्ट इज दिस इज बॉडी प्रॉपर, दिस इज बॉडी प्रॉपर, एंड दिस लोअर पार्ट इज फूड, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करूँ, ये मैंने अपर्चर बता दिया कहाँ से पानी एंटर हो रहा है, कहाँ से पानी बाहर जा रहा है, ठीक है। और ये वाली जो पार्ट है, इस वाला ये वाली जो साइड है इसको बोलते हैं एंटीरियर साइड, और ये वाली जो साइड है इसको बोलते हैं पोस्टीरियर साइड। आप बोलोगे सर बहुत अजीब सा हो गया, तो डायगनली है। हाँ तो बेटा ये ना 180 डिग्री का टर्न लेता है। लार्वल स्टेज से जब अडल्ट बनता है तो 180 डिग्री का टर्न लेता है, तो उसकी वजह से इसकी एंटीरियर ऐसे, डोर्सल ऐसे, एंटीरियर ऐसे, पोस्टीरियर ऐसे, और डोर्सल यहाँ से, डोर्सल देखोगे तो ये है, और वेंट्रल देखोगे तो ये है। अभी ये मैं आपको वहाँ पे दिखा दूंगा, जब रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट करूँगा ना, वहाँ पे बता दूंगा आपको कि कैसे 180 डिग्री टर्न ले रहा है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे इसकी एक रफ डायग्राम की अगर मैं बात करूँ, मैंने आपको बना के दिखा दी है ऐसे करके। तो ये कुछ इसमें पार्ट्स हैं। अब जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं इसके, ठीक है,
ये माउथ और ये तो हो गया। तो इसके पास जो एलिमेंट्री कैनाल है, तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, तो आप ऐसे लिख लो कि बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, बॉडी प्रॉपर एंड फुट, ठीक है। एंड फुट इज कम्प्लीटली मेड अप ऑफ टेस्ट, ये पूरी तरह से टेस्ट का बना, इट इज कम्प्लीटली मेड अप ऑफ टेस्ट। सो व्हाट इज टेस्ट? टेस्ट इज द बॉडी कवरिंग, ठीक है, एंड विच इज मेड अप ऑफ ट्यूनिसिन, ठीक है, ट्यूनिसिन से बनी हुई होती है, जो उसका मेंटल सिक्रीट करता है। ये मेंटल इसका ये पूरा बॉडी जो बॉडी कवरिंग के नीचे जो है आपका वो पूरा मेंटल होता है, ठीक है, तो वही सिक्रीट करता है। टेस्ट भी उसी वही सिक्रीट करता है, ठीक है। एब्सेंट, ठीक है, तो इसमें ट्रू सिलोम नहीं होती है, ठीक है। तो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ट्रू सिलोम इसमें एब्सेंट है। अगर मैं बात करूँ एलिमेंट्री कैनाल की, तो एलिमेंट्री कैनाल आपकी इसकी कंप्लीट होती है। कंप्लीट कैसे? कंप्लीट का मतलब ये है कि इसमें जितना भी, जैसे आपका एंट्री कहाँ से, बक्कल अपर्चर से, तो बक्कल अपर्चर है, ठीक है। बक्कल अपर्चर के बाद आपका इसमें इससे आगे जाओगे तो यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है, जो छोटे छोटे पार्टिकल को ना छान के आगे भेजता है। बड़े पार्टिकल नहीं छन पाते, जो छोटे छोटे होते हैं वो छन के आगे चले जाते हैं। तो बक्कल अपर्चर के बाद बक्कल कैविटी होती है पहले, बक्कल कैविटी, देन उसके बाद आपका स्फिंक्टर आता है, स्फिंक्टर आता है। फिर स्फिंक्टर के बाद आपका यहाँ से ईसोफेगस, यहाँ से आपका ईसोफेगस, ये फेरिंग्स होता है बहुत बड़ा सा इसके पास, यहाँ पे आपका ईसोफेगस आता है। तो इसके बाद आपका आएगा ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद आएगा आपका स्टमक, स्टमक के बाद आएगा आपका इसका इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के बाद आएगा इसका वही रेक्टम, टू जिसको हम क्लोएकल अपर्चर बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो मैं एक काम करता हूँ, एक इसकी डायग्राम दिखाता हूँ, थोड़ा थोड़ा करके आपको मैं ये सारे सिस्टम एक बार इसके दिखा देता हूँ, फिर मैं उनको लिखवा दूँगा, ठीक है भाई। तो इसकी डायग्राम देख लो आप पहले। देखो ये डायग्राम है आपकी, ठीक है। तो डायग्राम अगर हर्डमेनिया की देखें तो जो मैंने आपको बताया अभी रफ में, वो फेयर में देखो। तो इस साइड देखो आप, ये आपकी इंटीरियर साइड है, ये आपकी पोस्टीरियर साइड है, ठीक है, ये पोस्टीरियर। देन आपकी ये वेंट्रल साइड है और ये आपकी डोर्सल साइड है, ठीक है। तो इसमें ये देखो, पहले ये देखो माउस से देखते हैं। तो माउस में आपका ब्रैंकियल अपर्चर, ये आपके जो लिप्स हैं, ऐसे लोब्स हैं 4। देन आपका सिफोन है, ब्रैंकियल सिफोन, और ये आपकी देखो ये बॉडी है, ये वाली, ये अंदर वाली लाइनिंग देख रहे हो, ये बॉडी है, और उसके ऊपर ये टेस्ट की कवरिंग है। सो दिस इज़ बॉडी प्रॉपर एंड दिस इज़ फुट। तो ऐसे डिवाइड किया हमने। ये फॉरेन पार्टिकल चिपके हुए फुट में आपके जगह जगह से, गंदा सा है ना। और ये टेस्ट की कवरिंग है ऊपर पूरी आपके ऊपर, ठीक है। तो बस ये है, सिंपल सी डायग्राम है, बना लो आप इसको। डायग्राम को एग्ज़ाम में बनानी तो पड़ेगी आपको, क्योंकि वेल लेबल डायग्राम बहुत ज़रूरी है। तो ये बना लो। ये देख लो डाइजेस्टिव सिस्टम, बोला बहुत खतरनाक सा, ठीक है। तो खतरनाक नहीं, सिंपल से देखो, यहाँ से माउथ है आपका, ठीक है, तो ब्रैंकियल अपर्चर माउथ, उसके बाद आपकी बक्कल कैविटी है, देन उसके बाद आप यहाँ पे स्फिंक्टर देख रहे हो, ठीक है ना। यहाँ से छने का जो भी आपका अंदर जाना है, फिर वो छन्ने के बाद आपका प्री ब्रैंकियल जोन में जाके फिर ये बड़ा सा आपका ये ना, ये पूरा फेरिंग्स वाला पार्ट है, ठीक है। तो फेरिंग्स इसमें बड़ा हो जाता है, डेवलप्ड हो जाता है थोड़ा सा, तो वो ब्रैंकियल सेक बनाता है, ठीक है। तो ब्रैंकियल सेक से होते हुए देन आपका यहाँ पे ईसोफेगस आ जाएगा, ये ईसोफेगस है आपका। ईसोफेगस से बाद आपका स्टमक आ जाएगा, ये स्टमक है आपका। स्टमक के ऊपर आपका लीवर बैठा हुआ है 2 लोब्स में, लेफ्ट लोब और राइट लोब में। फिर स्टमक से होते हुए आपकी इंटेस्टाइन लूप आ जाएगी, तो ये आपकी इंटेस्टाइन लूप हो गई। इंटेस्टाइन लूप के बाद आपका रेक्टम और ये एनस, ठीक है। तो इस तरह से आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम है। फिर अगर बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में आपके 3 पार्ट होते हैं। एक आपका हार्ट होता है इसमें, एक आपके ब्लड वेसल्स होते हैं और ब्लड होता है, ठीक है। तो जो हार्ट होता है ये आपका हार्ट है, ये सिंगल चैम्बर्ड हार्ट होता है आपका, इसमें वॉल वगैरह कुछ नहीं, तो वॉललेस हार्ट होता है। उसके अराउंड जो कवरिंग है, ये कवरिंग जो आप देख रहे हो, ये कवरिंग ये आपकी पेरिकार्डियल कवरिंग है, ठीक है। तो कुछ ऐसे पड़ा हुआ, ये मस्कुलर हार्ट है, यही आप इधर देखेंगे तो ये आपका मस्कुलर हार्ट है, ये हार्ट का ल्यूमेन है, ये अंदर हार्ट का ल्यूमेन है, सिंगल चैम्बर्ड है, ठीक है। तो वॉललेस है, वॉल वगैरह नहीं है, और उसके अराउंड आपकी कवरिंग है जिसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं, ठीक है। फिर ब्लड वेसल है, ऐसे जैसे हमारी बॉडी में होती है वैसे बॉडी में इसकी ब्लड वेसल है, अच्छी खासी वेल डेवलप्ड ब्लड वेसल है, तो इसमें अच्छा खासा फिर ब्लड है जो इसमें फ्लो होता है, ठीक है। एक्सक्रीटरी की अगर हम बात करें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपका ये न्यूरल ग्लैंड है। तो ये न्यूरल ग्लैंड ही आपका जो है, ये जैसे हमें नेफ्रॉन होती हैं वैसे इनके पास न्यूरल ग्लैंड होती है, ठीक है। तो न्यूरल ग्लैंड है, यही आपका करता है। अच्छा, कई जगह आपको न्यूरल ग्लैंड जो होता है वो मेटामॉर्फोसिस में भी हेल्प करता है। ऐसे बोलते हैं जैसे हमारे अंदर पिट्यूटरी होती है वर्टिब्रेट में, वैसे इनके पास न्यूरल ग्लैंड होता है, ठीक है। तो ये है। और फिर यहाँ पर आप देखो, इसके न्यूरल ग्लैंड के जस्ट नीचे आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा नर्व गैंग्लियन। तो ये जो लार्वा होता है उसमें तो नर्व कोड होती है आपकी, ठीक है। वो नर्व कोड जो अडल्ट में जो रेमिनेंट रह जाता है उसको नर्व गैंग्लियन बोल रहे हैं। तो नर्व गैंग्लियन प्रेजेंट है जस्ट बिलो द न्यूरल ग्लैंड, ठीक है। बाकी सब वैसी है, टेस्ट है, मेंटल नर्व वगैरह। और फिर इससे आपकी नर्व निकलती है, 3 एंटीरियर निकलती हैं और 2 पोस्टीरियर निकलते हैं, नर्व फाइबर, ठीक है। तो बस इतना जान लो, बस बहुत है। अब इनको मैं क्या करता हूँ, 2 पॉइंट में जो मैंने आपको बोला है वो मैं लिखा देता हूँ। तो डायग्राम देख लिया आपने। तो अगर बात करें एलिमेंट्री कैनाल की, तो एलिमेंट्री कैनाल आप देख लो कि माउथ है। सो माउथ इज वेयर इज माउथ? तो माउथ इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ ब्रैंकियल सिफोन। जो ब्रैंकियल सिफोन मैंने आपको दिखाया था उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रैंकियल अपर्चर बोल रहे हैं, ठीक है। सो माउथ इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ ब्रैंकियल सिफोन, ठीक है। तो ब्रैंकियल सिफोन हो गया।
उसके बाद अगर हम बात करें इसके जो एग्जिट है, तो एग्जिट आपका जो है वो क्लोएका है। तो क्लोएका इज द एग्जिट पार्ट। तो इस एग्जिट पार्ट से आपका ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये एट्रियल सिफोन पे प्रेजेंट है, ठीक है, जो आपका एट्रियल अपर्चर के थ्रू ओपन होता है। तो ओपन्स थ्रू एट्रियल अपर्चर, ठीक है, जो क्लोएका जहाँ पे जाके एंड हो रहा है, तो अब इस अपर्चर के थ्रू ओपन हो रहा है और अपर्चर के थ्रू ओपन होकर आपका फिर जो वेस्ट है वो बाहर निकाल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल इसकी कंप्लीट होती है, ध्यान रखना। देन बात करें अगर इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इसके पास एज सच मतलब कुछ रेस्पिरेटरी सिस्टम तो नहीं है, बट ये ब्रेंकियल सैक जो है इसका, जो ब्रेंकियल सैक है वही इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरह काम करता है। जो पानी है वो अंदर जाएगा इससे ब्रेंकियल सिफोन से, मतलब ब्रेंकियल अपर्चर से पानी अंदर जाएगा, और जो ये ब्रेंकियल सैक है, ब्रेंकियल सैक के थ्रू होता हुआ जो भी ऑक्सीजन होगी या जो भी फूड पार्टिकल होंगे वो सब यहीं से एब्जॉर्ब कर लेगा वो डायरेक्टली ब्लड में, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूड्स ब्रेंकियल सैक विच इज़ द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है। तो इसके अलावा जो एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो आपका टेस्ट है, ठीक है। तो आउटर सरफेस जो होती है टेस्ट की, वो एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं। तो एक पॉइंट आप यहाँ पे लिख लो कि ये आउटर सरफेस ऑफ टेस्ट एक्ट्स एज एन एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका। देन उसके बाद अगर हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में आपके 3 चीज़ें होती है इसमें। सर्कुलेटरी सिस्टम इसका हाईली डेवलप्ड होता है। पहली बात तो अगर आप इसकी बॉडी देखोगे तो पिंकिश होती है कलर में, वो कलर जो होता है आपका वो इसका थोड़ा सा पिंकिश होता है, रेडिश, कि वो इसलिए होता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल देखने को आपको मिलती है, ठीक है। तो हाईली डेवलप्ड होता है। अब ये इंक्लूड क्या करता है, इसमें 3 चीज़ें होती है। एक आपका हार्ट होता है, हार्ट, एक आपका इसमें ब्लड वेसल्स होती है, और एक आपका इसमें ब्लड होता है, ठीक है। तो हार्ट जो होती है वो पेरिकार्डियम की कवरिंग भी है इसके पास, हार्ट एंड पेरिकार्डियम, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि जो हार्ट है, तो हार्ट आपका वॉललेस होता है, इसमें वॉल नहीं होती इसके हार्ट में। सो हार्ट इज़ वॉललेस, सो वॉललेस हार्ट होता है इसके पास, और वो भी सिंगल चैम्बर्ड, वॉललेस एंड सिंगल चैम्बर्ड, ठीक है। क्योंकि डबल चैम्बर्ड आपका कौन सी उसमें आएगा क्लास में, सिंगल चैम्बर्ड तो आपका चलेगा, डबल चैम्बर्ड कहाँ पे आएगा मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो सिंगल चैम्बर्ड आपका वॉललेस हार्ट है। बात करें अगर ब्लड वेसल की, तो ब्रांच्ड है इसमें, ब्रांच्ड ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। बात काफ़ी सारी ब्रांचिंग रहती है ब्लड वेसल की, तो वो प्रेजेंट है आपकी। तो मैं ये डिटेल में नहीं बताऊंगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे काम करता है, फिर तो वरना एक लेक्चर उसी पे हो जाएगा पूरा, एक सिस्टम पे एक लेक्चर हो सकता है, तो मैंने वो नहीं बता रहा हूँ। फिर अगर हम इसके ब्लड की बात करें, तो बस ब्लड वेसल में आप लिख लो ब्रांच्ड एंड वेल डेवलप्ड, ठीक है। इतना तो लिख लो कि मतलब आपको पता रहे। फिर अगर हम ब्लड की बात करें, तो ब्लड इसका रेडिश होता है और ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। थोड़ा सा हाइपरटोनिक होता है सी वाटर के कंपैरेटिवली। सो ब्लड इज़ रेड, या ऐसे लिख लो कि ब्लड इज़ स्लाइटली रेडिश और ट्रांसपेरेंट एंड स्लाइटली हाइपरटोनिक टू द सी वाटर, ठीक है। हाइपरटोनिक होता है इसलिए आपको ये ट्रांसपेरेंट है। देन उसके बाद अगर बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो बस सर्कुलेटरी सिस्टम इतना बहुत है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर बात करें, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में 2 चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक तो इसके पास होती है नेफ्रोसाइट सेल्स, क्या होती है, नेफ्रोसाइट्स, और दूसरा इसके पास होता है न्यूरल ग्लैंड, क्या होता है, न्यूरल ग्लैंड। तो अगर बात करें नेफ्रोसाइट सेल्स की, तो नेफ्रोसाइट सेल जो होती हैं ये आपकी एक्सक्रीटरी सेल है, क्या आपकी एक्सक्रीटरी सेल। तो ये प्रेजेंट होती हैं आपकी ब्लड में, दीज आर प्रेजेंट इन ब्लड, ठीक है। तो ब्लड में क्या करती है, जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है, जैसे इसका जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है, जैसे जेंथीन है, ठीक है, तो वो उसका एक्सक्रीटरी वेस्ट है, तो वो क्या करती है, इसको एब्जॉर्ब कर लेती है। ये जो जैसे मान लो ये उसका ब्लड है, ब्लड वेसल में ब्लड बह रहा है, तो मान लो ये आपकी नेफ्रोसाइट्स है। तो नेफ्रोसाइट जो जैसे मान लो जेंथीन है यहाँ पे प्रेजेंट है, वेस्ट पड़ा, तो ये इसको क्या करेगी, कैप्चर करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। और फिर ये जो सेल है, जब ये आपका न्यूरल ग्लैंड आपका इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, दिस इज एक्सक्रीटरी ऑर्गन। जैसे हमारी बॉडी में ना एक्सक्रीटरी ऑर्गन, हमारी बॉडी में क्या है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, नेफ्रॉन है, ठीक है। तो नेफ्रॉन जैसे हमारे, वैसे इनके पास न्यूरल ग्लैंड है। तो ये न्यूरल ग्लैंड जो है यहाँ पे आके ब्लड छनता है, तो ये जो नेफ्रोसाइट सेल्स होती है, जो वेस्ट ये लेके आती है, वो इस न्यूरल ग्लैंड के थ्रू इसको दे देती है। फिर ये न्यूरल ग्लैंड के थ्रू होता हुआ वाटर में मिक्स होकर और बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये मैंने शॉर्ट में बता दिया आपको कि एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे काम करता है, ठीक है भाई। चलो अब मैं आपको इसका बताता हूँ नर्वस सिस्टम। तो अगर बात करें नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम को इसका बहुत ज़्यादा डेवलप तो होता नहीं है, क्योंकि एक तो एक सेडेंट्री ऑर्गेनिज्म है। तो सेडेंट्री होने का मतलब ये है कि
अब ये लार्वा में तो अच्छा खासा डेवलप होता है इसका नर्वस सिस्टम, ठीक है, लेकिन जो इसमें क्या होता है वो बहुत सिंपल हो जाता है और बहुत कम डेवलप होता है क्योंकि इसको ज़रूरत नहीं होती, बस इसके पास जो नर्व गैंग्लियन होती है ना वही प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो अगर मैं नर्वस सिस्टम की बात करूँ तो लिख लो एक लाइन में कि इट इज़ सिंपल एंड लेस डेवलप्ड, ठीक है, विच इज़ डिजनरेटेड, क्योंकि जो लार्वल है उससे आपका जो बचा हुआ है रेमिनेंट एक तरह से, है ना, एंड इट इंक्लूड्स नर्व गैंग्लियन। और नर्व गैंग्लियन कहाँ प्रेजेंट होती है, इसके जस्ट न्यूरल ग्लैंड, जैसे आपका यहाँ पे न्यूरल ग्लैंड प्रेजेंट था ऊपर, तो यहाँ पे आपकी गैंग्लियन थी, ठीक है, ये न्यूरल ग्लैंड है, दिस इज नर्व गैंग्लियन, सो प्रेजेंट बिलो द न्यूरल ग्लैंड, ठीक है। तो ये एक पॉइंट आप लिख लो। देन दो चीज़ें और बता देता हूँ, सेंसरी सेल्स होती हैं कुछ इसके पास, और इसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन बता देता हूँ अगले पेज पे। तो अगर बात करें सेंसरी सेल्स की, तो इट हैव वेरियस टाइप ऑफ सेंसरी सेल्स, ठीक है, तो इट हैज़ वेरियस टाइप्स ऑफ सेंसरी सेल्स, एक लाइन लिख लें, इट हैज़ वेरियस टाइप्स ऑफ सेंसरी सेल्स। तो सेंसरी सेल्स इसके पास होती हैं तो जो इसको हेल्प करती है बाकी सब चीज़ों में, जैसे मैं नाम ले देता हूँ, जैसे आपकी कुछ एक होती हैं इसके पास फोटो रिसेप्टर सेल्स, फोटो रिसेप्टर सेल्स, ठीक है, ऐसी इसके पास होती हैं थर्मो रिसेप्टर सेल्स, थर्मो रिसेप्टर सेल्स, ठीक है। फिर इसके पास होती हैं जैसे टैंगो रिसेप्टर सेल्स, टैंगो रिसेप्टर सेल्स, ठीक है, और होती हैं इसके बाद रियो रिसेप्टर सेल्स, रियो रिसेप्टर सेल्स, ठीक है। फिर वैसे इसके पास कीमो रिसेप्टर सेल्स होती हैं, कीमो रिसेप्टर, ठीक है। तो बहुत तरह की सेल्स है। तो इसका जैसे फोटो रिसेप्टर है तो दीज आर लाइट सेंसिटिव, तो लाइट सेंसिटिविटी के लिए इसके पास सेंस है, वो है आपकी फोटो रिसेप्टर सेल। थर्मो जैसे नाम से समझ में आ रहा है, टेम्परेचर के लिए, वाटर का टेम्परेचर ऊपर नीचे होगा तो ये पता चल जाएगा। टैंगो रिसेप्टर की अगर बात करें तो टच, ठीक है, सो इट इज़ सेंसिटिव टू टच ऑल्सो, सो टच के लिए ये ऐसे लिख लो, सेंसिटिव टू टच, इसमें लिख लेना सेंसिटिव टू लाइट, सेंसिटिव टू टेम्परेचर। रियो रिसेप्टर का मतलब होता है कि जो वाटर करंट है, जो समुद्र में वाटर करंट है वो किस तरह से है, वो इसको पता चल जाता है रियो रिसेप्टर सेल्स की तरह। सो सेंसिटिव टू वाटर करंट्स, वाटर करंट। फिर कीमो रिसेप्टर वही सेंसिटिव, ये तो केमिकल हो गया, जो केमिकल है अगर पानी में कुछ केमिकल वगैरह है तो इसको पता चल जाएगा। तो ये सेंसरी पार्ट है, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम डेवलप नहीं है, बट जो सेल्स हैं इनकी हेल्प से ही अपना काम चला लेता है, ओके। देन इसके बाद इसकी हम बात करें रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है इसका, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो सबसे पहली बात तो ये हर्माफ्रोडाइट होता है। क्या होता है ये? हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट मतलब मेल एंड फीमेल दोनों सेक्स है, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये प्रोटोगाइनस होता है, हर्माफ्रोडाइट बट प्रोटोगाइनस। प्रोटोगाइनस का क्या मतलब है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कई बार। प्रोटोगाइनस का मतलब होता है कि जब फीमेल जो होती है वो पहले मैच्योर हो जाती है मेल के गैमेट से, ठीक है। जैसे मान लो इसका ओवम है, तो ओवम जो है वो पहले मैच्योर हो जाएगा आपका, और जो ये मेल के जो गैमेट है वो आपके बाद में मैच्योर होंगे। तो इस टाइप की मैच्योरिटी को हम बोलते हैं प्रोटोगाइनस, ठीक है। अगर मेल पहले हो जाए फीमेल बाद में हो तो उसके लिए बताओ क्या बोलते हैं, वो मुझे कमेंट में बताओ आप लोग, ठीक है। तो प्रोटोगाइनस होता है, तो आप यहाँ पे लिख लेना कि डिफरेंट मैच्योरिटी पीरियड ऑफ द गैमेट्स, दैट्स वाई सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल। तो हर्माफ्रोडाइट तो है लेकिन सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता ड्यू टू दिस कंडीशन, प्रोटोगाइनस वगैरह, ठीक है। तो एक लाइन लिख लेना कि ड्यू टू डिफरेंट मैच्योरिटी पीरियड ऑफ द गैमेट्स सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये आपका हो गया। देन उसके बाद अगर हम बात करें कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है इसका, तो अगर सेल्फ नहीं है तो इसका मतलब बॉडी से बाहर करवा देते हैं, मतलब इसका मतलब ये नहीं है, बट फर्टिलाइजेशन इसका एक्सटर्नल होता है। सो फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। मेल आपका गैमेट बाहर भेजेगा, फीमेल आपकी गैमेट बाहर भेजेगी, बाहर इनका मिलन होगा, डेवलपमेंट हो जाएगा। फिर तो फर्टिलाइजेशन हुआ, देन फर्टिलाइजेशन के बाद आपका डेवलपमेंट है। तो डेवलपमेंट कैसा आपका डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? अब तब से बोल रहा हूँ यार, लार्वल स्टेज ज़्यादा एडवांस होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि डेवलपमेंट जो है वो आपका इनडायरेक्ट है, ठीक है। तो लार्वल स्टेज आएगी इसमें, तो डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। तो जो लार्वल स्टेज है वो आपकी क्या है, वो सब अगले लेक्चर में आपका आएगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैंने आपको बतानी थी, ये जनरल फीचर्स है, और मैंने इसमें आपको इतना बता दिया कि हाँ आपको आइडिया हो गया हर्डमेनिया कैसा होता है, क्या क्या चीज़ें इसके पास होती है, ठीक है। तो इतना बहुत है जनरल फीचर में, एक एक सिस्टम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। चलो तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर पसंद आया तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। जिन लोगों तक ये कंटेंट लेट पहुँच रहा है उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, आप उन लोगों तक पहुँचाओ, ठीक है। थैंक यू, बाय।